हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और व्यापार के आधार पर उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की नींव रखी। 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों पद्धति से नियंत्रण किया। 1757 में जब राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत में औपनिवेशिक तंत्र की शुरुआत ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, भारत ब्रिटिश का औपनिवेशिक 1857 के बाद ही बनता है और भारत में ब्रिटिश ताज का अभ्युदय 1857 के बाद ही मानी जाती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी इसमें चर्चा किया हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अधिनियमों के माध्यम से शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक उसी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए ब्रिटिश ताज ने भी, संसद ने भी अधिनियम के माध्यम से नियम कानून को बनाने के लिए पालन किया। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो 1857 का क्रांति एक बड़ा कारण बनता है ब्रिटिश संसद का भारत में औपनिवेशिक तंत्र की शुरुआत करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करना। तो आज हम 1858 के बाद की चीज़ों को देखने वाले हैं। 1857 की क्रांति के बाद 1858 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि 1858 में जब ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 1 नवंबर सन 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में क्या क्या प्रावधान थे? साफ तौर पे लिखा हुआ था कि इस घोषणा पत्र में पहला प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के तदुपरांत ही इसे इलाहाबाद दरबार के रूप में घोषित किया गया। जो वहाँ पे घोषणा पत्र एलिजाबेथ के द्वारा इलाहाबाद दरबार में इसको घोषित किया गया। अर्थात जो घोषणा पत्र महारानी एलिजाबेथ ने घोषित किया उसे भारत में लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल के पद पर तैनात थे, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उस घोषणा पत्र को यहाँ पर इलाहाबाद दरबार में सुनाया गया और जिस तिथि को सुनाया गया उसी तिथि से भारत में ब्रिटिश ताज का अभ्युदय होता है। तो भारत में ब्रिटिश ताज का जो अभ्युदय होता है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? 1858 के बाद ही देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो भारत में ब्रिटिश ताज का अभ्युदय का एक प्रमुख कारण तो हम समझ चुके हैं। चलिए इसके अब बेसिक फंडामेंटल प्रावधानों को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर 1858 के बाद जब ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में भारत जब आया तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से नियम अथवा कानून का संचालन किया गया जिसकी वजह से भारत में राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, व्यापारिक, यहाँ तक कि सारी पद्धति में भी प्रक्रिया अंतर आई। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अभ्युदय होने के परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन था हमारा हस्तांतरण का परिणाम आया। सबसे पहला परिणाम हस्तांतरण के रूप में हमको देखने को मिलता है। कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस समय जो भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पे ब्रिटिश ताज का संसद का नियंत्रण हो गया। तो देखिए इनके पास किस किस प्रकार के क्षेत्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला गवर्नरी क्षेत्र बनाया हुआ था जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण अधीन जाएगा। फिर राजस्व क्षेत्र बनाया हुआ था जो गवर्नरी क्षेत्र के अधीन जाएगा और एक तरफ प्रांत अथवा रियासती क्षेत्र थे, तो प्रांत अथवा रियासती क्षेत्र भी ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, एक तरीके से संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से सुचारू रूप से संभव हो पाया। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अभ्युदय होने के परिणाम स्वरूप इतनी सारी प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले राजनीतिक एकीकरण के माध्यम से प्रशासनिक इकाई की नींव रखी और उसे हम शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उदारवादी प्रकृति के आधार पर, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में नियम और कानून के संचालन के लिए
अधिनियमों को पारित किया गया। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा फर्स्ट अधिनियम लागू किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं गाइस, इस अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान क्या क्या किया गया था। भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान तो वायसराय पद को लेकर था। पहले हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का पद था, तो उस गवर्नरी पद को समाप्त किया गया और गवर्नरी पद के स्थान पर वायसराय पद का सृजन किया गया। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि उस समय हमारे यहाँ लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर तैनात थे, तो गवर्नर जनरल का जो पद है वही रहा, बस अंतर उसके शब्दों को लेकर आया। तो इस समय वायसराय के रूप में तैनात हो गए हमारे यहाँ लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट अगर वायसराय पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग ही है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक पदों का सृजन किया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव जैसे पदों का सृजन किया गया। ये भारत सचिव होते क्या थे, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन ले लेते हैं। भारत सचिव क्या होते थे। भारत सचिव वह व्यक्ति होता जो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद का मेंबर होता। तो एक तरीके से ब्रिटिश मेंबर ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर ही, सांसद ही भारत सचिव के पोस्ट पर तैनात हो सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, भारत सचिव की जो उत्तरदायित्व थी वो भारत के प्रति नहीं थी, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व थी। ठीक है, भारत के प्रति इनका उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति इनका उत्तरदायित्व था। और साथ में इनकी सहायता के लिए तो वायसराय के भी सहायता के लिए और भारत सचिव की भी सहायता के लिए, इन दोनों की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया दोनों के लिए। ठीक है, अब अंतर क्या है, भारत सचिव का जो कार्यकारी परिषद था उसकी जो संख्या थी, सदस्य संख्या थी, वो थी 15 लोगों का मेंबर था ये समूह इनका। ठीक है, कार्यकारी परिषद। और ये कार्यकारी परिषद जो है क्या करते थे, भारत सचिव को सलाह देने का, सुझाव देने का काम करते थे। इसीलिए भारत सचिव की जो कार्यकारी परिषद थी इसको परामर्शकारी परिषद के नाम से जाना गया। अर्थात इनके द्वारा दिया गया सलाह भारत सचिव स्वीकारे या न स्वीकारे, ये इनकी मन स्थिति पर निर्भर करती थी। इनका काम सलाह देना है, ये चाहे इस सलाह को स्वीकार करे या ना करे, ये भारत सचिव के एक प्रमुख निर्णय के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो मेजरली यहाँ पे देखा जाए तो दो बड़े पॉइंट यहाँ पे, पहला वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग आए और भारत सचिव के पदों का सृजन किया गया। ठीक, इसके बाद इसी में ही तीसरी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हुई, देश में प्रशासनिक नींव को बनाए रखना। और प्रशासनिक नींव तभी बनाए रखा जा सकता है जब आप प्रशासनिक अकादमी जैसी शिक्षणों की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन करना आरंभ किया गया। खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना आरंभ किया गया और साथ में इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना शुरू किया गया। तो भारतीय भी इसमें क्या होते चले गए, अब शामिल होते चले गए। ठीक है, और इसी दशा और दिशा में हम जानते हैं कि जब 1861 के बाद का जो अधिनियम आता है तो फर्स्ट ICS हमें सत्येंद्र सिन्हा के रूप में देखने को मिलता है। बहरहाल जो भी कंडीशंस रही हो, यहाँ पे प्रशासनिक नींव में खुली प्रतियोगिता का इन्होंने आयोजन करना आरंभ किया। साथ में इसके एक साल बाद, ठीक 1858 के बाद, एक साल के बाद इन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो पॉलिसी को लाया। पोर्टफोलियो पॉलिसी क्या थी कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में अब आकर व्यापार कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो केवल व्यापार करेगी, राजनीतिकरण या प्रशासनिकरण उनका काम नहीं होगा, केवल व्यापार के दृष्टिकोण से वो संचालन कर सकती है। और जब इस पॉलिसी को कैनिंग के द्वारा लाया गया था तो उस समय शुरुआती दौर में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको मान्यता नहीं मिली थी। आगे चलकर 1867 में लागू किया गया, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे मान्यता मिली। और ठीक गाइस, एक साल के बाद 1860 में बजट का प्रावधान किया गया। तो उस समय दो प्रकार के बजट होते थे, पहला होता था सामान्य बजट
और दूसरा होता था रेलवे बजट। तो रेलवे बजट अलग से नहीं लाया गया, सामान्य बजट के साथ ही शामिल करके लाया गया। जेम्स विल्सन नाम है इनका, जिन्होंने भारत में बजट पद्धति को लागू किया हुआ था। और साथ में विल्सन्स का कैनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हमको एक और चीज़ दिखता है, आयकर विभाग की स्थापना करके। तो 1860 में ही कैनिंग के द्वारा भारत में आयकर विभाग की स्थापना की गई थी। गाइस 1858 काफ़ी निर्णायक भारत शासन का अधिनियम रहा भी है, क्योंकि वायसराय सचिव के अलावा बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी बनाई गई और साथ में भारत में जैसे ब्रिटिश संसद में बजटिंग सिस्टम लागू किया गया, वही सिस्टम यहाँ पे भी लागू किया गया। ठीक है, आई होप आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर साथ साथ राइट डाउन करते हैं तो राइट डाउन भी। प्रारंभिक स्तर पर वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भी नियुक्ति का प्रावधान करना आरंभ किया गया। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को लेकर। 1861 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसे कानूनी प्रक्रियाओं में निर्माण करने की शक्ति दी गई। तो अब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था वो नीति निर्णय को लागू कर सकती थी निर्माण करके भारत के भीतर, और साथ में इस कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान शुरू किया गया। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देख सकते हैं वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि इनको कानूनी प्रक्रिया संचालन करने का अधिकार दिया गया, और साथ में ही भारतीय, तो 3 भारतीय हैं। पहला है सर दिनकर राव, ठीक, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। इन 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय के कार्यकारी परिषद में कानून निर्माण करने के लिए स्थान दिया गया, जगह दिया गया। और साथ में ही जैसी यह कानूनी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, तो 1833 से जो पहले पद्धति थी देश के भीतर विकेंद्रीकरण की शुरुआत, उस विकेंद्रीकरण की शुरुआत को लागू किया गया। तो इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो 1833 से पहले था, इसका मतलब था कि 2 क्षेत्र, यहाँ पे हमने क्या देखा, बम्बई देखा और मद्रास। तो बम्बई और मद्रास को इन्होंने पुनः गवर्नरी क्षेत्र के रूप में लागू कर दिया। किसके रूप में? गवर्नरी क्षेत्र के रूप में लागू किया। और गवर्नरी क्षेत्र के रूप में लागू करते ही गवर्नरी प्रांत के जो जो अधिकाई शक्ति होती थी, उन विधायी शक्तियों को भी वापस किया गया। साथ में कुछ विधान परिषद थे। तो उस समय 1861 में यह निर्णय लिया गया कि जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले हिस्से हैं, उन हिस्सों को विधान परिषद की संज्ञा दे दी जाए। तो तीसरा मेजर पॉइंट इन्होंने यहाँ पर क्या किया, विधान परिषद का गठन करना आरंभ किया। जिनका विशेष भौगोलिक क्षेत्र मतलब बड़ा क्षेत्र वाला हिस्से को इन्होंने विधान परिषद की संज्ञा के रूप में दिया। तो देखिए 1862 में बंगाल को एक विधान परिषद के रूप में बनाया। 1804 सालों के बाद 66 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को बनाया, और 1897 में इसी 1861 अधिनियम के तहत ही 1897 में पंजाब को इन्होंने विधान परिषद के रूप में डिक्लेयर किया। यहाँ पे इज़ दैट क्लियर गाइस। साथ में वायसराय की कार्यकारी परिषद को तो कानून बनाने की शक्ति दी गई, इसके अलावा वायसराय को स्वयं अध्यादेश की शक्ति दी गई। तो चौथा मेजर पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति मिली। यह अध्यादेश क्या होता है, तो देखिए आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। हमारे यहाँ देश में वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है, जब कोई संसद सत्र में नहीं है, मतलब सत्रावकाश चल रहा है, सांसद जो है संसद में बैठ नहीं रहे हैं, तो संसद जब बैठेंगे नहीं तो नियम कानून बनेगा भी नहीं। तो इस दिशा में अगर कोई महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विषय का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है और उस समय देश में उसको
उससे संबंधित नियम कानून को संचालन करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी दशा और दिशा में राष्ट्रपति जो है नियम बना सकता है और वो 6 माह तक के लिए लागू हो भी सकता है। जैसे 6 माह के बाद संसद का सत्र आएगा, संसद अपने सत्र के दौरान उसे पारित करेंगे, दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, जैसे वो पारित हो जाएगा तो नियम कानून बन जाएगा। यदि वो पारित नहीं हो पाया तो वो उसी समय समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अध्यादेश का ठीक यही मतलब था। वायसराय को अध्यादेश देने का तात्पर्य ये था कि ब्रिटिश संसद अगर सत्र में नहीं है तो उस दिशा में वायसराय नियम कानून 6 माह तक के लिए बना सकता है, और जैसे ही ब्रिटिश संसद सत्र में आएगी उस पर विचार करेगी, अगर उसको ठीक लगता है तो उसको लागू करेगी, अन्यथा वो विचार अगर उनके विचार में वो सही नहीं रहा तो उसको समाप्त कर दी जाएगी। तो अध्यादेश शक्ति किसको प्राप्त हुई गाइस? इस समय वायसराय को यहाँ पे प्राप्त हुई। साथ में अब चूंकि ब्रिटिश संसद नियंत्रण कर रही है भारत में, तो कई सारे अलग अलग विभागों की शुरुआत किया गया जिससे वो प्रशासनिक इकाई को क्या कर सके, मजबूत कर सके। इसीलिए तो 5वां एक मेजर पॉइंट यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि प्रशासनिक इकाई को सुदृढ़ हेतु विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि प्रशासन इकाई में इनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। ठीक, और साथ में दंड संहिता यानी कि न्याय प्रणाली को इन्होंने सुनिश्चित करने के लिए इंडियन पैनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की। ये आज भी प्रासंगिक बनी हुई है ताकि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है गाइस, तो इतने बड़े मेजर पॉइंट पर 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको लागू किया गया। अब चूंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है वो नियम कानून बना सकती है और उसमें भारतीय भी अब शामिल हो सकते हैं। और चूंकि 1858 में मैंने आपको बताया था कि भारत में खुली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है, तो इसी प्रतिक्रिया में भारतीयों को भी जब शामिल किया गया तो 1864 में एक ऐसे व्यक्ति जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट आईसीएस, ठीक है, 1864 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है फर्स्ट आईसीएस के रूप में कार्यभार पद संभालते हैं। ये प्रथम भारतीय थे फर्स्ट आईसीएस जो 1864 में बनाए गए थे। ठीक है, तो 1861 का अधिनियम काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगर हम किसी स्टेट पीसीएस की बात करें तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है हमें। ठीक है, इसके अलावा वायसराय और भारत सचिव ने एक परिषद की व्याख्या की। क्या व्याख्या की देखिए, तो भारत सचिव और वायसराय दोनों ने मिलकर परिषद की स्थापना करी, परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान किया। अब ये परिषद 2 प्रकार के बनाए गए। पहला परिषद बनाया गया केंद्र के स्तर पर और दूसरा परिषद बनाया गया प्रांत के स्तर पर। तो जिसे आगे चलकर हम क्या कहते हैं, केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जानते हैं, और प्रांत के आधार पर उसको हम प्रांतीय विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है 1861 के कानून में संचालित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको 1861 के भारत शासन अधिनियम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। $1891 के बाद 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम को देखेंगे हम। 1892 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में नियम कानून को लचीला बनाने के लिए संचालित करने वाला कानून कहलाता है। कैसे कहलाता है? तो सबसे पहला इसमें जो परिषद है, पहला काम इसमें क्या किया गया गाइस, जो परिषद है तो परिषद में मेंबर्स जो सदस्य होते हैं
तो उनके सदस्य, परिषद के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कैसे प्रावधान किया गया देखिए। तो इस समय दो परिषद हमको देखने को मिला। पहला परिषद हमको देखने को मिला केंद्रीय विधान परिषद केंद्र के स्तर पर, और प्रांतीय विधान परिषद यानी प्रांत के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर जो परिषद में नियुक्ति की जाएगी वो वायसराय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। और प्रांत में परिषद की नियुक्ति में गवर्नरों के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती। गवर्नर इसकी नियुक्ति करते। तो केंद्र के स्तर पर वायसराय करते और प्रांत के स्तर पर कौन करते? गवर्नरों द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती। साथ में बजट सिस्टम जो 1860 में लागू किया गया था, 1892 में उसको सतत और क्रमागत किया गया। तो सतत और क्रमागत करने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण प्रावधान आया। सबसे पहला प्रावधान बजट को लेकर क्या आया? तो सबसे पहला प्रावधान भारतीयों को लेकर आया बजट में। क्योंकि देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले 1861 में बात किया था कि ब्रिटिश में जो कानून प्रक्रिया बनाई जाएगी उसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान हो चुका था। मतलब नियम कानून बनाया जाएगा तो भारतीय भी शामिल है। 1892 में जब बजट पे बहस करने की बात आई, बजट पे संचालन करने की बात आई, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार एक पैर में खड़े हो गई। कैसे? यहाँ पर भारतीय जो हैं वो कार्यकारी परिषद में तो शामिल हो सकते हैं, ठीक है, बजट पर ये प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं, परंतु बहस नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते और न ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है, अगर जैसे मैंने कोई प्रश्न आपसे पूछा तो आप चाहो तो उसका उत्तर दो या न दो, मैं दोबारा आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों उत्तर नहीं दिया है। इसे कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न। तो इस संदर्भ में गाइस, बजट में प्रावधान तो भारतीयों को मिला, लेकिन केवल अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए। ये ठीक इसी प्रकार हो गया, आप शामिल तो हैं लेकिन नाम मात्र के हैं। 1892 में ये एक मेजर प्रावधान यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 1892 के बाद फिर इस समय कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव वाले संगठनों का निर्माण हो रहा था, तो वहीं पर राजनीतिक चेतना का भी अग्रहण शुरू हो गया था। इस दशा और दिशा में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं आई। हालांकि धीरे धीरे इन्होंने 1892 के बाद, चाहे वो 93 हो, 94 हो, 97 या 1901 या 1905 या 1907 कि ये क्रमागत जो संख्या है, क्रमागत जो सन है, वर्ष है, यहाँ पर इन्होंने नियम कानून लाया, लेकिन बड़े लेवल पर इन्होंने नियम कानून नहीं लाया, ठीक है। तो 1909 में जब देश में फिर से एक बार बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इन सारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लागू किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हमें 1909 में देखने को मिलता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है गाइस। मार्ले है जो भारत सचिव के पद पर तैनात थे, और मिंटो जो है वे वायसराय के पद पर तैनात थे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था समझिए। सबसे पहला प्रावधान इसमें किया गया था गाइस, जो 1892 में परिषद सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था। अब इसमें क्या किया गया? तो इसमें पहला पॉइंट ये था कि परिषद सदस्यों, जो परिषद थे, उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। संख्या वृद्धि, जैसे केंद्र के स्तर पर जो बनाए गए थे, तो केंद्रीय विधान परिषद में इस समय मेंबर थे 14, ठीक है। इसमें 46 मेंबर और जुड़े, और केंद्र विधान परिषद में टोटल मेंबर हो गए 60, ठीक है। अब यही जो परिषद में जो जितने भी मेंबर्स हैं परिषद में, वही मेंबर्स क्या होंगे, यहाँ पर नियम कानून बनाने के लिए संचालित होंगे। मतलब क्या कि सरकारी जो निर्णय लिया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। सरकारी निर्णय कौन लेंगे गाइस? तो अब यहाँ पे परिषद में जो मेंबर है उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। साथ में जो प्रांत है, तो हर प्रांतों को अपना अलग अलग स्वायत्तता की बात आएगी। हालांकि स्वायत्तता नहीं दी गई यहाँ पे, लेकिन हाँ, प्रांत पे नियुक्ति कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है,
तो यहाँ पर जो प्रांत है अपने अलग अलग विषयों के आधार पर नियुक्ति कर सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो प्रांत क्या कर सकती थी, अलग अलग प्रक्रिया में संचालन कर सकती थी, और साथ में प्रांतों को सरकारी प्लस गैर सरकारी निर्णय लेने का भी अधिकार दे दिया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रांतों को सर्वप्रथम कब सरकारी प्लस गैर सरकारी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, तो 1909 के मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम में ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, क्लियर है। ठीक, इसके अलावा एक अलग से प्रांतों के लिए ही, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, एक अलग से प्रांतों के लिए बजट की संकल्पना लाई गई। मतलब अब प्रांतों के लिए अलग से बजट को लागू किया जा सकता है। और साथ में तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद है, तो उस वायसराय की कार्यकारी परिषद में निर्माण परिषद, मतलब कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जैसे निर्माण बनाने के लिए तो उन्होंने रखा ही था, लेकिन उसका संचालन नहीं करना होता था। मतलब जैसे अगर एक विभाग बन गया तो उस विभाग का हेड जो है वो कोई भारतीय नहीं होते थे, लेकिन पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में जिस प्रकार का विभाग बनाया गया उसका हेड भारतीयों को बनाने का प्रावधान किया गया। और इस दिशा में हम जानते हैं कि फर्स्ट ऐसे भारतीय थे जिनको कार्यकारी परिषद में हेड बनाया गया, लॉ कमीशंस, लॉ आयोग का विधि सदस्य के रूप में इनकी चुनाव हुई, लॉ सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में इनका नियुक्ति किया गया था वायसराय के कार्यकारी परिषद में। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक सबसे बेहतरीन और बेस्ट पॉइंट 1909 के मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम का वो ये था कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। हम जानते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है, एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर एक ही समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं तो उस समुदाय के लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, वहाँ कोई अन्य समुदाय के लोग नहीं जा सकते। जैसे अगर इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसमें से इतने बड़े क्षेत्र में कोई एक विशेष धर्म, मत या संप्रदाय के लोग निवास कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में केवल उन्हीं के प्रतिनिधित्व भाग ले सकते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधित्व के द्वारा यहाँ पे संचालन किया जा सकता है। जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन में सबसे पहला मुस्लिम को दिया गया, जैसे कि अब यहाँ पे क्लियर हो सकता है उदाहरण से, अगर इतने बड़े क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं तो यही से ही मुस्लिम समुदाय के ही प्रतिनिधि इसके अंदर क्या हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, अदर कोई भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यह है हमारा 1909 का मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, जो काफ़ी अहम एवं निर्णायक भी सिद्ध होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि 1909 के बाद जो चेतना का, राजनीतिक चेतना का जो प्रादुर्भाव हुआ वो काफ़ी हद तक बढ़ा भी। 1915 में हमने इस चीज़ को देखा, और आगे चलकर जब नियम कानून में सुधार की बात आई तो 1917 में यह प्रक्रिया की 1909 में जो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, इसमें काफ़ी सारी त्रुटियां देखने को मिली, और इसके बदले 1909 के अधिनियम के बदले, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के बदले एक नया नियम लाने की बात चली। तो घोषणा तो हो गई थी 1917 में ही कि एक नया नियम अथवा कानून को लाया जाएगा, लेकिन उस समय इस कानून को पूरी तरह से पारित नहीं किया गया, मतलब बनाने में भी समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो 1919 में ये जब बना उसी समय इसको लागू किया गया भारत शासन अधिनियम के नाम से, भारत शासन अधिनियम के नाम से। देखिए, इसकी घोषणा 1917 में ही हो चुकी थी, अगस्त 1917 में इसकी घोषणा हो चुकी थी। बनकर कब तैयार हुआ, 1919 में बनकर तैयार हुआ, और 1921 में इसको लागू किया गया। ठीक है गाइस, 1921 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं इस अधिनियम का सबसे अहम मुद्दा क्या है। देखिए, इसको हम 1919 का भारत शासन अधिनियम नहीं कहते हैं, इसे हम 1919 का मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक वही प्रकार है, वायसराय और भारत सचिव। तो वायसराय और भारत सचिव के नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को भी लागू किया गया। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले 1919 के अधिनियम में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को लेकर बारीकी से देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान 1919 में किया गया, सूचियों को लेकर बंटवारा। पहला काम सूची का बंटवारा हो गया। सूची का बंटवारा कैसे हुआ? ठीक, जैसे केंद्र की जो सूची होगी, अब उसमें केंद्रीय विधान परिषद ही नियम कानून बनाएगी। ठीक, और प्रांत है तो प्रांत में नियम कानून प्रांतीय विधान परिषद यानी कि गवर्नरी क्षेत्र है तो गवर्नर के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र अब प्रांत के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता और प्रांत जो है केंद्र के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा मेजर पॉइंट यहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया। द्विसदनी कैसे? आज भी वर्तमान में हमारे यहाँ भारतीय संसद द्विसदनी व्यवस्था है, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा को लेकर द्विसदनी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ठीक है गाइस, तीसरे स्तर पर इन्होंने वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग, ये एक ऐसा आयोग था, ब्रिटिश सरकार का एक ऐसा आयोग था जो 10 वर्ष में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती। हर 10 वर्ष के बाद, जैसे देश में नियम बना दिए इन्होंने 1919 में बनाया, तो 1919 के बाद ये वैधानिक आयोग काम करना आरंभ करती और ठीक 1919 के बाद 1929 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती कि भाई और कुछ नियम कानून बनाने की आवश्यकता है या फिर नहीं। तो इसको कहा गया है वैधानिक आयोग। ठीक है गाइस, साथ में हमने ये देखा कि जैसे हमने 1909 में देखा सांप्रदायिक निर्वाचन, तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और विस्तार करने के साथ साथ एक और मेजर पॉइंट हो गया, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन मैं समझा के आ चुका हूँ। ठीक है, एक और मेजर पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जनता के द्वारा अपने लिए चुने हुए प्रतिनिधि ही प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। जैसे वर्तमान में आप सरपंच, पंच, विधायक या लोकसभा सांसद, इसको प्रत्यक्ष तौर पे जनता ही वोटिंग करती है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है वो। ठीक है, और इसके अलावा एक उच्चायुक्त कार्यालय की भी स्थापना किया गया। उच्चायुक्त कार्यालय, ये कार्यालय इंडिया में नहीं था, यह लंदन में था। इसको लाने के पीछे उद्देश्य था कि जो भारत सचिव है, तो भारत सचिव की सहायता लंदन में कौन करे? तो उच्चायुक्त कार्यालय ही वहाँ पे भारत सचिव की सहायता करेगी। ये प्रावधान यहाँ पे किया गया। ठीक है गाइस, लगभग एक प्रकार से 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो काफ़ी हद तक भारतीय हितों तो पूरी तरह से साधेगा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक संतुष्टिजनक भी रहता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो प्रांत हैं, जब सूची का बंटवारा हुआ था तो प्रांतों को 2 विषय अलग से स्पेसिफिकेशंस करके दिया गया था। पहला दिया गया था हस्तांतरित विषय और दूसरा दिया गया था आरक्षित विषय। ठीक, तो ये एक मेजर पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हालांकि आगे चलकर इसमें भी बहुत सारी विवाद ने जन्म लिया और आप जानते हैं कि भैया राजनीतिक चेतना का तो प्रभाव लगातार हो ही रहा है, तो विवाद की स्थिति तो आना स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है। ठीक है, परंतु आगे चलकर 1927 में साइमन कमीशन के गठन से यह बात तो स्पष्ट हो गया कि भारत अब प्रत्यक्ष तौर पे इस प्रतिक्रिया को चाहता है कि वो उसके विपरीत कार्य करे। जैसे 1927 में, अच्छा ये तो जैसे 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन भारत में आया। ठीक है, जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, अच्छा दिख नहीं रहा है, एक बार इससे लिख देते हैं साइमन, तो इसके अध्यक्षता साइमन खुद कर रहा था। ठीक है, साइमन, ये जो कमीशन लाया गया था ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। 7 सदस्यीय कमेटी, इसके पूरे मेंबर्स थे जो वो ब्रिटिश थे।
ठीक है, ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका भारी विरोध हुआ इंडिया में कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल, जैसे इस समय कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग और अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल भी समाहित हो चुके थे, और जब ये कमीशंस बनाया गया तो इसमें किसी भारतीय अथवा किसी भी समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए यहाँ पे इसका भारी विरोध हुआ। विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने काम किया और 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो 1930 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो रिपोर्ट में 3 मेजर पॉइंट पर इन्होंने बल दिया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत क्षेत्र तक जितने भी ब्रिटिश का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार को द्वैध शासन को बनाए रखना चाहिए। किसे बनाए रखना चाहिए? द्वैध शासन को बनाए रखना चाहिए। और साथ में जो हमारा प्रांतीय क्षेत्र था तो प्रांतीय अथवा राज्यों का विस्तार करना चाहिए, राज्यों का विस्तार। ये 2 मेजर पॉइंट गाइस। और एक तीसरा, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया, सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया। ठीक, तो 1930 में साइमन कमीशंस के ये बेहतरीन रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि आगे चलकर हम ये भी जान पाते हैं कि 1930 में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा भारत में स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लागू किया गया, 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो लंदन में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन, लंदन में, तो इसमें श्वेत पत्र जारी किया गया। और यही श्वेत पत्र जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम डिक्लेयर किया गया। तो साइमन कमीशन ने एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया। कैसे किया? जैसे हम जानते हैं कि 7 सदस्यीय ब्रिटिश कमेटी है, ठीक है, 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में इन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड करी। उस समय इन डिमांडों को लेकर भारी विरोध हुआ देश के भीतर, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन लागू किया गया और एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यही श्वेत पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1935 के भारत शासन अधिनियम को विस्तार से क्लियर करेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण और व्यापक अधिनियम है। जैसे हमने इसके पिछले बैकग्राउंड में देखा था कि जो 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें श्वेत पत्र जारी किया गया था, वही श्वेत पत्र आगे चलकर 1935 का आधार स्तंभ बनता है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये काफ़ी विस्तृत था। लगभग देखा जाए तो इसमें कुल अनुसूची की संख्या थी 10 अनुसूची थी और अनुच्छेद जो था वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 321 आर्टिकल्स देखने को मिला। जब संविधान निर्माण हुआ भारत का आज़ादी के बाद, तो संविधान निर्माण के बाद इसी से ही हमारा, अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान का मूल स्रोत 1935 का ही अधिनियम है। क्यों? क्योंकि 10 अनुसूची में से 8 अनुसूची को संविधान में हिस्सा दिया गया और लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में वर्तमान में हिस्सा दिया गया, जगह दिया गया है। तो इसीलिए भारतीय संविधान का अगर मूल स्रोत की बात आती है तो वो 1935 का अधिनियम ही है। तो गाइस, इसके हम कुछ मेजर प्रावधानों को देखेंगे, बाकी विस्तृत 321 आर्टिकल को देखना पॉसिबल तो है नहीं हमारे पास। तो ऐसे कौन कौन से मेजर प्रावधान किए गए थे जो एग्जाम के अकॉर्डिंगली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है संघीय व्यवस्था को लेकर। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिला संघीय व्यवस्था को लेकर। 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया और इस संघीय व्यवस्था के प्रारूप के आधार पर सूचियों का निर्धारण किया गया। तो यहाँ पर 4 सूची हमको देखने को मिलता है। केंद्र के स्तर पर संघ सूची और प्रांत एवं रियासत के स्तर पर राज्य सूची, इसमें रियासत भी शामिल था। ठीक है, जहां पे संघ और राज्य दोनों को मिला सके तो समवर्ती सूची, और इन तीनों से बच जाएगा उसे कहा गया अवशिष्ट सूची।
संघ सूची पे जो नियंत्रण था केंद्र सरकार का नियंत्रण था, और संघ सूची के अंतर्गत लगभग 59 विषय रखे गए। मतलब जो केंद्रीय विधायिका थी हमारी, विधान था, उनके द्वारा संघ सूची को निर्धारित किया गया। मतलब केंद्र सरकार जो है वो 59 विषय पर नियम कानून बना सकती है। ठीक है। राज्य सूची में प्रांत प्लस देशी रियासत शामिल था। ठीक, 54 विषय इसके अंतर्गत दिए गए जिसमें कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्र प्लस प्रांत दोनों ही शामिल थे समवर्ती सूची में, और 36 विषय इनको दिया गया कि ऐसे विषय जिसपे केंद्र और राज्य 36 विषय जो थे इसमें केंद्र और राज्य नियम कानून बना सकते थे। और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्ति वायसराय को दे दी गई। गाइस, तो इस तरीके से इन्होंने संघीय व्यवस्था का एक पैमाना यहाँ पर डिक्लेयर किया। इसी संघीय व्यवस्था के आधार पर भारत में इस समय 1930 में जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो उस रिपोर्ट को नेग्लेक्ट किया गया और द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हमको द्वैत शासन को लेकर दिखता है। द्वैत शासन को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब था मूल जो 3 विषय होता है हमारा, क्या, पहला रक्षा, संचार और विदेश। तो रक्षा, संचार और विदेश को मामले पे केंद्र सरकार ही निपटान करेगी, बाकी मामले में भारतीय रियासत है और प्रांत जो है वो दोनों स्वतंत्र होंगे। हालांकि इस प्रांतीय स्वायत्तता की स्थिति को 1937 में लागू किया गया और 1939 में ये समाप्त भी हो गया। तो अल्पकाल के लिए प्रांतीय स्वायत्तता का अवधारणा लाया गया। जैसे हमारा एक छत्तीसगढ़ भी प्रांतीय, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश प्रांत के साथ जुड़ा हुआ राज्य स्टेट के रूप में देखने को मिला। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो छत्तीसगढ़ का प्रक्षेत्र है ये भी प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में आया। और चूंकि समाप्त करने का तत्वाधान द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था, कारण भारत को ब्रिटिश सरकार ने जबरन बिना यहाँ के राजनीतिक दलों के सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया, जिसका भारतीय राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया। और इस विरोध के चलते जितने भी प्रांत पे स्टेट पे सरकार बनाई गई थी उन सभी सरकारों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से 1939 में प्रांतीय स्वायत्तता का जो कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है गाइस, परंतु आगे चलकर इसी में ही हमको एक तीसरा मेजर पॉइंट देखने को मिला प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर। एक तीसरा मेजर पॉइंट द्विसदनी व्यवस्था। तो देखिए द्विसदनी जो व्यवस्था थी ये केंद्र स्तर पर था, जैसे हमने 1919 के अधिनियम में देखा, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। लेकिन अब द्विसदनी व्यवस्था राज्यों के स्तर पर भी लागू कर दिया गया। तो 6 ऐसे राज्य थे जहां पर द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा हो रही थी, तो इसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा, तो परिषद और सभा, ये 2 व्यवस्था का संचालन यहाँ पे किया गया। ठीक है गाइस, इसके बाद इसी के ही तत्वाधान में द्विसदनी व्यवस्था के तत्वाधान के बाद सांप्रदायिक जो निर्वाचन थी उस निर्वाचन को इन्होंने आधार बनाया और इसका विस्तार किया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो आधार बना वो विस्तृत रूप में बना। कैसे? हमने आरंभिक स्तर पर 1909 में देखा कि जो मुस्लिम लीग है उन्हें ही अधिकार दिया गया। आगे चलकर ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जो अधिकार है ये मुस्लिम के साथ दलित और कमजोर वर्ग, जिसमें महिला भी शामिल हो जाता है, साथ में दलित वर्ग को भी शामिल किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार 3 क्षेत्रों में यहाँ पे हमको देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस यहाँ पर 5वें नंबर पे जो भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का जो पद है उसे अब समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पे क्या क्या निर्माण किया गया, क्या क्या स्थापना की गई। तो देखिए स्थापना में क्या क्या हुआ। सबसे पहला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक, फिर संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं हम, उसकी स्थापना की गई।
तीसरे स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। चौथे स्तर पर संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहा जाता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। और पांचवें स्तर पर केवल राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इस तरीके से 1935 के भारत शासन अधिनियम में काफी निर्णायक और काफी अहम मुड़ाव भी हमको देखने को मिला। तो एक बड़ा रीजन यहाँ पे हमको 1935 के अधिनियम में देखने को मिला। एक और बात गाइस, जब ये संघीय व्यवस्था संघ राज्य समवर्ती और सूची में लाया गया तो राज्यों के लिए भी, शासित रियासतों के लिए भी जब इसको शामिल किया गया तो संघीय व्यवस्था में जो रियासत थे उस समय हमारा शामिल नहीं हुआ। इसी वजह से संघीय व्यवस्था का ये पैमाना आगे चलकर लागू नहीं हो पाता है। बहरहाल जो भी कंडीशन रहा हो, 1935 का अधिनियम काफी अहम एवं महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होता है, ठीक है। इसके तत्वाधान में हमने देखते हैं कि 1940 का चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, डू या डाई, तो इस प्रकार से भारत में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो चुका था। और राजनीतिक चेतना का वह प्रादुर्भाव राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ देश की उन चेतना के आधार पर संचालित हो रही थी जो औपनिवेशिक तंत्र से मुक्ति चाह रही थी, अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो आजादी की मांग कर रही थी। और इसी आजादी की प्रक्रिया में भारतीय डोमिनियन स्टेट यानी कि भारत औपनिवेशिक तंत्र में लास्ट एक्ट लाया गया, 1947 का एक्ट लाया गया। तो 1947 के एक्ट को हम बारीकी से यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, नाइनटीन 1935 अधिनियम के बाद एक लास्ट अधिनियम आ जाता है हमारा 1947 का अधिनियम। इसको आजादी का अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम, आजादी का अधिनियम भी कहते हैं। कारण ये लास्ट ऐसा अधिनियम है जो आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए लागू की गई थी, ठीक है। जैसे इस अधिनियम में जो 1935 का अधिनियम था, 1935 के एक्ट थे, उन सभी प्रावधानों को लागू किया गया। पहला पॉइंट तो अलग से विस्तार करने की नीड नहीं है, 1935 के अधिनियम के वो बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे लागू कर दिया गया। तो इसलिए ये काफी निर्णायक भी साबित हुआ। और साथ में दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें भारत के लिए संविधान निर्माण करने की बात हुई, संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया हुई। तीसरा मेजर पॉइंट, इसमें संविधान सभा का गठन का बात किया गया, संविधान सभा के गठन की बात किया गया। और संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन मेंबर का एक पूरा श्रेणी बनाया गया, निर्वाचन प्रणाली विकसित की गई। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिला हमें। लेकिन इसके अलावा 1947 का एक्ट कैसे काम करता है, तो हम जानते हैं इस समय इंग्लैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री 20 फरवरी 1947 की घटना है। इस समय एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह रहे थे और एटली ने 20 फरवरी को घोषणा पत्र जारी किया कि भारत जो है अब आज़ाद हो सकता है। तो आज़ादी की घोषणा 20 फरवरी को एटली ने कर दिया था 1947 में ही। लेकिन जैसे ही इन्होंने घोषणा किया, घोषणा के तत्पश्चात जून में मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, कारण आप जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, ठीक। तो इसी दिशा में 3 जून को माउंटबेटन ने विभाजन प्रस्ताव को पेश किया, विभाजन प्रस्ताव को पेश किया। यह विभाजन प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? माउंटबेटन के द्वारा। तो उस समय करेंटली वायसराय माउंटबेटन थे, ठीक है। और साथ में ही इसी तिथि को ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई,
संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी। तो कोई मसला ही नहीं था। विभाजन प्रस्ताव मतलब भारत एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे, क्लियर हो गया था। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। और इसी तरीके से ये अंतिम 1947 का अधिनियम अपना काम करते हुए समाप्त हो जाता है। तो गाइज, हमने कंप्लीटली लगभग भारत के संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संपूर्ण आधार विस्तार से देखा। दो पार्टों में मिलकर देख रहे हैं इसे। पहला पार्ट 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक की क्रांति में देखें, जहां पर ईस्ट इंडिया ने भारत में नियंत्रण किया हुआ था। और 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व आया भारत में, तो 1858 से लेकर 1947 तक हम उसके औपनिवेशिक रहे। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो जितना शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में हमको देखने को नहीं मिला, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा हमने शोषण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के जब अधीन आए, तब वहां पे हमको देखने को मिलता है। आई होप आपको भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सारे आधार स्तंभ जो डिक्लेयर हुए थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नेक्स्ट क्लासेस पे। तब तक के लिए थैंक यू।